अजीब औरत। तुम एक अजीब औरत हो और हमेशा अजीब ढंग से सोचती हो। मेरे पति मुझसे सदा यही कहते रहते हैं। सिर्फ मेरे पति ही नहीं, मेरी सासू माँ भी यही कहती हैं। मेरे बचपन में मेरी माँ और मेरे पिताजी भी यही कहा करते थे। शायद मेरे बच्चे भी आज मेरे बारे में मन में यही सोचते होंगे। सबको ऐसा क्यों लगता है, मेरी समझ में नहीं आता। क्या आपको भी मैं अजीब औरत ही लगती हूँ? ओह, क्षमा कीजिएगा, मेरे बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं है ना। अच्छा, अब मैं अपने बारे में सुनाऊंगी। सुनिए। हाँ, मेरी कहानी सुनने के बाद आप भी सोचिए। सच पूछा जाए तो सबको बताएं, ऐसी महान जिंदगी नहीं है मेरी। मैं भी सबकी तरह पैदा हुई और सबकी तरह पलकर बड़ी हुई। सबकी तरह मैं भी जी रही हूँ। फिर लोग मुझे अजीब ढंग से क्यों देखते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए मैं अपनी जिंदगी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बचपन में मैं भी खूब लिख पढ़कर नौकरी करना चाहती थी। मेरे इस विचार के पीछे एक कारण था। मैं अपनी माँ, नानी और अड़ोस पड़ोस में रहने वाली सब महिलाओं को देखती थी और मुझे लगता था कि उन सबके जीवन एक ही सांचे में ढले हुए से थे। खाना पकाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, हमेशा पति और बच्चों की सेवा करना, पति अगर पिटाई करे तो भी हंसते हुए सब कुछ झेलना, हमेशा बच्चों पर गुस्सा दिखाना, उन्हें पीटना। सारी औरतें यंत्रों की तरह यही काम प्रकारांतर से किया करती हैं। पहले मुझे भी ये सारे काम साधारण ही लगते थे, पर एक दिन हमारे गांव में एक अध्यापिका आई। वे हमारे पड़ोस में ही रहा करती थीं। उनके पति दूसरे गांव में रहते थे। उनके बच्चे भी शहर में हॉस्टल में रहते थे। इसलिए अध्यापिका जी अकेली ही रहती थीं। जब भी देखें हमेशा कुछ न कुछ पढ़ती या लिखती रहती थी। सब लोगों से हंसते हुए बोलती थीं। गांव में स्त्री पुरुष सभी से उनका अच्छा व्यवहार रहा करता था। हमारे गांव के मुखिया लोग भी अध्यापिका जी से हंसते हुए बात करते थे। मेरी माँ, अड़ोस पड़ोस की अन्य महिलाएं अगर कोई मर्द दिखे तो सिर और भुजाओं को साड़ी के पल्लू से ढककर अलग सरक जाती थीं, लेकिन अध्यापिका जी तो सभी से एक जैसा व्यवहार करती थीं। मर्दों के साथ हंसते हुए बिना किसी संकोच के बात करने वाली अध्यापिका जी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे मेरे मन में माँ जैसी औरतों के जीवन के प्रति ऊब और अध्यापिका जी की निस्संकोच जीवन शैली पर आकर्षण पनपने लगा। अध्यापिका जी को गांव में मिलता सम्मान उनकी नौकरी के कारण ही मिल रहा था, यह मैं समझ गई। इसलिए खूब पढ़ लिखकर उनकी तरह नौकरी करना मेरा इरादा बन गया था। लेकिन मेरा इरादा पिताजी को बहुत अजीब लगा, इसलिए उन्होंने हाईस्कूली शिक्षा के पहले ही मेरी शादी करवा दी थी। शादी के बाद मैं इस शहर में आई और हर दिन कॉलेज या ऑफिस को जाती महिलाओं को देखकर बहुत खुश हुआ करती थी। मेरी एकमात्र चिंता थी उन सब की तरह पढ़ लिखने का मौका मुझे नहीं मिला। अब मेरे 2 बेटे और एक बेटी है। पहली बार जब मैं माँ बनने वाली थी तब मेरी यह इच्छा सुनकर कि लड़की ही पैदा हो, मेरे पति ने कहा, कितनी अजीब इच्छा है तुम्हारी। पहली बार हर कोई माँ बेटे की ही इच्छा करती है, तुम भी वही इच्छा रख सकती हो ना। ये सुनकर मेरी समझ में नहीं आया कि एक औरत होकर दूसरी औरत को जन्म देने में या जन्म देने की इच्छा रखने में कौन सी अजीब बात है। मेरा इरादा था कि मैं एक लड़की को जन्म दूं और अपनी सारी असंपूर्ण इच्छाओं को उस बेटी के जरिए पूर्ण होते देखूं। दूसरी बार ही मेरी इच्छा पूरी हुई और मैंने एक लड़की को जन्म दिया। उसे देखकर मैं कितनी खुश हुई, इसका बयां नहीं दे सकती। ऐसा लगा कि मुझे मेरा नारीत्व संपूर्ण रूप में अब प्राप्त हो गया। मैंने सोचा कि मेरी विजया का जन्म मेरी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही हुआ। पलकर बड़ी होती विजया को देख मैं बहुत खुश हुआ करती थी। कॉलेज या नौकरी को जाने वाली हर लड़की को देखकर मैं सोचा करती थी, मेरी विजया भी इनकी तरह पढ़ाई करेगी और बाद में नौकरी करेगी। मेरी आशाओं को बरकरार रखते हुए विजया हर कक्षा में अव्वल आया करती थी। मेरे दोनों बेटे भी पढ़ाई में फिसड्डी तो नहीं थे, इसलिए अपनी संतान का विकास देखकर मेरे मन में स्वाभाविक प्रेम उमड़ पड़ता था। लेकिन विजया का विकास, चाहे वह शारीरिक विकास हो या मानसिक, मेरे पति और मेरी सासू माँ के लिए चिंताजनक मालूम देता था। सासू माँ कहा करती थी, इस उम्र में ही यह इतनी बड़ी लग रही है। मेरी समझ में
यह नहीं आया कि स्वाभाविक विकास को देखकर इतना परेशान क्यों कर हो। मैं अपने तीनों बच्चों को हर विषय में एक समान ही देखती थी। हमेशा उनकी मनोभावनाओं की कदर करती थी। हाँ, याद आता है, तब विजया 13 साल की थी। उस रात को मेरे साथ मेरे पति, सासू माँ और बच्चे सब मिलकर भोजन कर रहे थे। विजया ने 2 कौर मुंह में डालकर कहा, माँ, मुझसे ये सब्जी खाई नहीं जाती, तो 1 मिनट रुकना। कहते हुए मैंने तुरंत एक आमलेट बनाकर विजया को परोसा। विज्जी को आमलेट बहुत पसंद है। मैं जब आमलेट बनाने चौकी में जा रही थी, तब सासू माँ और मेरे पतिदेव मेरी तरफ कुछ अजीब ढंग से देख रहे थे। रोज की तरह बच्चे जल्दी जल्दी खाकर चले गए। तब उन्होंने शुरू किया, बच्चों को चाहिए कि जो भी खाने को मिला उसी से संतुष्ट हो जाए। उनकी पसंद की चीजें तुम खिलाती रहोगी तो बाद में कैसे चलेगा। उनकी बातों का आशय मैं समझ सकी। यहाँ बच्चों का मतलब विजया ही है, क्योंकि अपने लड़कों के प्रति भी मेरा व्यवहार ऐसा ही रहा करता था। मैं कई बार उनके लिए भी मनपसंद की चीजें बना चुकी और तब इन्होंने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन अब लड़की के मामले में ही ऐसा क्यों? अरे, वो तो भिंडी की सब्जी खाती ही नहीं। आमलेट हो तो उसके साथ सब्जी भी खा लेती न, इसलिए बनाया। मैंने जवाब दिया, अब तो उसकी पसंद का खिलाया सो ठीक है, पर कल जब वो ससुराल जाएगी वहाँ कौन खिलाएगा? यहाँ इच्छा के अनुसार खाने की आदत पड़ गई तो भविष्य में भुगतना पड़ेगा। सासू माँ ने भी शुरू कर दिया, ससुराल के लिए मेरी बेटी को अभी से तैयार करके रखना है क्या? कभी ससुराल में मनपसंद का खाना नहीं मिलने वाला, इसलिए अब से उसे भूखों मरना है क्या? मेरी बातों में न जाने कहाँ से चुभन भर आई। मेरे पति को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि लड़की की परवरिश कैसे हो? मैंने भी कह दिया, हाँ, मालूम नहीं। लड़का लड़की में फर्क करके देखना मुझे मालूम नहीं। उनका गुस्सा अब और चढ़ गया। वे बीच में ही खाना छोड़कर उठ गए और यह कहते हुए चले गए कि देखो, ओ सिर्फ तुम्हारी ही नहीं मेरी भी तो लड़की है। यह मत समझना कि मैं उससे प्रेम नहीं करता। लड़की के मामले में सावधान रहना चाहिए, नहीं तो आगे कठिनाई पड़ेगी। उन्होंने भोजन बीच में ही छोड़ दिया, पर मैंने तर्क नहीं किया। उन्होंने खाना पूरा नहीं खाया इसका भी मुझे गम नहीं। मैं भी कितनी बार छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए खाना छोड़ चुकी थी। लेकिन एक बात तो सच है, उन्हें विजया से भी उतना ही प्यार है जितना लड़कों से। वे जहाँ कहीं भी जाएं, लड़कों को कुछ लाए या नहीं, विज्जी के लिए तो कुछ ना कुछ जरूर लाकर दिया करते थे, चूड़ियाँ, रिबन वगैरह। मैं नहीं सोच सकती कि विज्जी से वे प्रेम नहीं करते, पर बात तो यह है कि उनका प्रेम सीमाएं तय करने वाला रहा। मेरी राय ये कदापि नहीं कि बच्चों को सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन जो सीमाएं लड़कों के लिए अनावश्यक हैं वे लड़कियों के लिए भी उतनी ही अनावश्यक हैं। मेरा उद्देश्य है कि समस्याओं से बचने या सावधान रहने से बेहतर यह होगा कि बच्चों चाहे वे लड़के हों या किया की परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि वे भविष्य में किसी भी तरह की समस्याओं का डटकर सामना कर सकें। उस दिन विज्जी की 10वीं कक्षा का रिजल्ट आया था। वो फर्स्ट क्लास में पास हुई ये जानकर मुझे असीम आनंद हुआ। कितना हंगामा किया था मैंने उस दिन, सबको मिठाई बांटकर आई। उस दिन मुझे लगा कि मेरे सपने साकार होने का दिन अब दूर नहीं। उस दिन खुशी के मारे मुझे नींद तक नहीं आई। विज्जी को कॉलेज में दाखिल करना है, अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाने हैं, ऐसे कई विचार उमड़ते थे। मेरे पति को भी नींद नहीं आई, वे कुछ सोच रहे थे। देखकर मैंने उनसे पूछा, क्या बात है जी, अब तक सोए नहीं? क्या सोच रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, मेरा दोस्त राजाराव है न, उसकी पहचान में एक रिश्ता है। लड़का अच्छी नौकरी में लगा हुआ है। हमारी बेटी के लिए ये रिश्ता ठीक रहेगा, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। कुछ समय तक मेरी समझ में नहीं आया कि वे क्या कह रहे हैं। बेटी का रिश्ता क्या है जी? मैं आश्चर्य में पूछ बैठी। विज्जी का सयानी होके 2 साल हो चुके हैं, अब वो 10वीं भी पास है। दिन ब दिन दहेज के पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी करा दे तो ठीक होगा। उन्होंने कहा। मैं अवाक रह गई। मुझे लगा कि
20 साल पहले मेरे पिताजी ने जिस तरह सोचा, उसी तरह आज ये भी सोच रहे हैं। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? वो इतनी छोटी लड़की है, इस उम्र में उसकी शादी करके आप उसका गला काटना चाहते हैं क्या? मैंने कुछ तीखेपन से कहा। अरे, मैं यहाँ विवाह जैसी मंगल बातें कर रहा हूँ, तो तुम्हें ये गला काटना लगता है क्या? अब वे भी गुस्से में आ गए। नहीं तो और क्या, अब उसकी शादी के लिए जल्दी ही क्या है? वह चैन से पढ़ाई कर रही है। इस साल उसे हम कॉलेज में दाखिल करवा देंगे। मैंने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा। कॉलेज में जाके क्या करेगी ओ, समय और पैसा दोनों बर्बाद। उन्होंने कहा। मैं तब तक अपना गुस्सा काबू में रख पाए और अनुनय के साथ बोलने लगी। आप भी कैसी बातें करते हैं जी? आजकल कितनी लड़कियां अव्वल दर्जे की पढ़ाई कर रही हैं। विज्जी भी खूब पढ़कर किसी अच्छी नौकरी में लगेगी और अपने पैरों पर आप खड़ी होगी। इसके बाद ही उसकी शादी के बारे में सोचेंगे। देखो, पढ़ाई, नौकरी, ये बातें इतनी आसान नहीं हैं। इनमें कितना खर्चा लगेगा कुछ मालूम है तुमको? अभी 2 लड़के बचे हैं। उनकी पढ़ाई के लिए पैसा खर्च होगा। लड़कों की पढ़ाई में पैसा लगाएं तो वह व्यर्थ न जाएगा। कल वे ही तो हमारा पोषण करेंगे। इतना ही नहीं, हमने जो पैसा लगाया वह सब दहेज के रूप में ब्याज सहित वसूल हो जाएगा। पर लड़की को पढ़ाएंगे तो उसमें हजारों रुपए लगेंगे ही, अलग से दहेज भी देना होगा ना। जितनी भी पढ़ाई कराएं, दहेज तो देना ही पड़ता है। पढ़ाई के वास्ते शादी में देर होगी, तब तक दहेज और बढ़ जाएंगे। ये सब ढोने की औकात नहीं है मेरी, इसलिए विज्जी की शादी जितनी जल्दी हो सके कर देनी ही चाहिए। मुझे उन्होंने सविस्तार समझाया। नहीं नहीं, ये बात मुझे मंजूर नहीं है। वो खूब पढ़ाई करे, अच्छी नौकरी में लगे, मेरा सपना साकार हो। कृपया आप उसकी शादी की बात मत कीजिए, मैंने मिन्नत के स्वर में कहा। तुम बड़ी अजीब औरत हो। हमारी विज्जी को नौकरी करने की क्या पड़ी है? उसका पति जो रहेगा उसका पोषण करने। उन्होंने ऊबकर कहा। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, हर चीज के लिए पति पर निर्भर होकर जीने की जिंदगी मेरी बेटी को नहीं चाहिए। वह अपने पैरों पर आप खड़ी हो, वह अपने लिए एक व्यक्तित्व बनाए और आगे बढ़े, उसके बाद ही होगी उसकी शादी। लेकिन मेरी बातों पर पतिदेव ने ध्यान नहीं दिया। विज्जी को जन्म देकर उसका पोषण करने वाली मुझसे भी ज्यादा अधिकार उस पर मेरे पतिदेव को है, ये बात मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ी। अब उनसे कहकर कोई फायदा नहीं, इसलिए मैंने बेटी से कहा कि वो पिता का विरोध करे और इस शादी के लिए ना कह दे। 20 साल पहले मैंने अपने पिताजी के निर्णय का विरोध न करके सिर झुका दिया। अब मेरी बेटी ने भी अपने पिता के सामने सिर झुका दिया। मेरी सारी आशाएं ध्वस्त, मेरे सारे सपने चूर चूर। मेरी बेटी की शादी हो गई। हमारे ही शहर में दामाद जी की नौकरी लगी हुई है। वे अपने माँ बाप के साथ यहीं पर रहते हैं। ऑटो में उनके घर जाएंगे तो आधा घंटा लगेगा, लेकिन कभी मैं उनके घर जाती नहीं थी। विज्जी त्योहार के दिनों घर आया करती थी। मैं चौकी में काम करती तो मेरे पास आकर कुछ न कुछ बोलती रहती थी। अपनी सासू माँ के बारे में, ससुराल की रीति रिवाजों के बारे में, उनके पति की नाराजगी, उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, इन सब के बारे में उत्साह के साथ बोलती ही जाती थी। पर न जाने क्यों ये सारी बातें मुझे बिल्कुल नीरस लगती थीं। मैं बहुत अनासक्त होकर अपना काम करती थी। सच कहा जाए तो विज्जी की शादी के बाद मुझमें एक प्रकार की निर्लिप्तता आ गई। मेरी अनासक्ति को देखकर विज्जी मुझसे ऐसी बातें कम किया करती। अब वो मेरी सासू माँ से ये सारी बातें करने लगी। सासू माँ उसकी बातें चाव से सुना करती और बीच बीच में कुछ न कुछ सवाल करते हुए उसका उत्साह बढ़ा देती थीं। विज्जी की शादी हुए पूरा 1 साल भी नहीं बीता कि एक दिन मेरे पतिदेव ने घर में आते ही मुझे पुकारा, अरे ओ बुढ़िया, कहाँ हो? उनका संबोधन सुनकर मैं चकित होकर कहने लगी, क्या मैं इतनी जल्दी बूढ़ी हो गई? शायद कई दिनों के बाद उन्हें मेरे होठों पर मुस्कान दिखाई पड़ी होगी, इसलिए और उत्साह से कहा, बुढ़िया नहीं तो और क्या, नानी जो बनने वाली हो। उनकी बातें समझ में आईं और मेरे होठों की मुस्कान गायब हो गई। मैंने पूछा, क्या बोल रहे हैं आप? आज मैं विज्जी को देखने गया तो इस शुभ समाचार का पता चला।
उनकी बातों में खुशी है। अभी वह 17 की भी नहीं हुई। इस उम्र में गर्भवती बन गई तो उसके स्वास्थ्य का क्या होगा? मैंने घबराहट के साथ पूछा। मेरी घबराहट को देखकर वे चिढ़ गए। उन्होंने कहा, किसी भी माँ के लिए अपनी बेटी का गर्भवती होना खुशी की बात है। लेकिन ये क्या? तुम बहुत उदास दिखती हो। तुम जैसी अजीब औरत को मैंने कहीं नहीं देखा। तुम तो 16 की उम्र में ही माँ बन गई थी न। मैंने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया। मैंने कितना चाहा कि मेरी बेटी की जिंदगी मेरी जिंदगी जैसी न हो, पर लगता है कि उसकी जिंदगी और मेरी जिंदगी में ज्यादा अंतर नहीं रह गया। इसी तरह 2 साल और बीत गए। बड़ा लड़का डिग्री में, छोटा इंटरमीडिएट में आ चुके। विजय अब 2 बच्चों की मां बन गई। बेटी और उसकी संतान के आने से हमारे घर में सब और खुशियां छा जाती। बच्चों को उठाकर सब खुश हुआ करते थे, पर मैं तो हमेशा की तरह गुमसुम रहती। बच्चों के सारे काम करती जरूर, लेकिन उनकी खिलखिलाहट से मेरी उदासी पिघल न सकी। मुझमें जो परिवर्तन आया, मेरे पतिदेव और बच्चे उसके आदती हो गए। वे अब मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। मैं एक प्रकार की निर्लिप्तता से जिंदगी काटने लगी। अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। अब मेरी जिंदगी की न कोई आशा रह गई और न ही कोई मकसद। जैसे तैसे दिन काटना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य बन गया है। शायद मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही निर्लिप्त बीत गई होती, पर मैंने कल्पना भी नहीं की कि मेरी निर्लिप्तता को तोड़ने वाला ऐसा एक दिन आएगा। लेकिन वह आ गया। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं पाऊंगी। उस दिन घर के सामने ऑटो रुकने की आवाज पर मैंने ध्यान नहीं दिया। ऑटो से उतरकर घर में आए मेरे पति मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगे। मुझे बड़ा अचरज लगा। मैंने उन्हें रोते हुए कभी नहीं देखा। क्या हुआ रे? मेरी सासू माँ ने पूछा। सत्यानाश हो गया माँ। दामाद जी की स्कूटर एक ट्रक से टकरा गई। क्या बताऊं? दामाद जी की वहीं पर मौत हो गई। मेरी बेटी का सत्यानाश हो गया, छाती पीटते हुए कहा उन्होंने। उनकी बातों के मेरे दिमाग में घुसने के लिए थोड़ा समय बीत गया। तब मुझे लगा, मेरे दिल की धड़कन बंद क्यों नहीं हुई। मैं अपने पतिदेव को पकड़कर शायद जिंदगी में पहली बार जी भर रोई। कुछ ही मिनटों में हम सब ऑटो में बैठ गए। मैं कुछ संभल गई और अब विजय के बारे में सोचने लगी। उसका मासूम चेहरा मुझे बार बार याद आता रहा। विजय, मैं तुम्हारी माँ आ रही हूँ, तुम्हें दाढ़स बंधाने। आंखें पोंछते हुए मैं अपने आप से कहने लगी। जैसे ही हम उनके घर पहुँचे, विजय मुझे देखकर माँ कहते हुए रो पड़ी। वह शोक और करुणा का मानो मूर्तिमान स्वरूप लग रही थी। मैंने अपने दोनों हाथों से विजय को गले लगाया। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या कहकर उसका दुख कम कर सकूं। माँ, अब मैं कैसे जी सकती माँ? जीऊं तो किस लिए? उनके साथ साथ मैं भी मर जाऊंगी। विजय का रोदन दिल को पिघलाने वाला था। मेरे हृदय को कोई अपनी इस्पाती मुट्ठी में पकड़कर मसलता जा रहा है। मैंने सोचा, हाय री, पति नहीं रहा तो बेचारी समझने लगी कि अब अपनी जिंदगी ही बची नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अपने बच्चों को देखो। अब तुम्हें उनका मुंह देखकर दिल को पत्थर बना, जैसे तैसे जीना चाहिए। वहां के लोगों में से एक बूढ़ी औरत ने ढाढ़स बंधाने की कोशिश की। अब तक तो पति के लिए जीती रही, अब से लेकर उसका जीवन सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही है क्या? मेरा मन रोने लगा। मैं तब विजय की पीठ पर हाथ फेरते हुए दृढ़ता से बोली, नहीं विजय, अब से तुम्हें किसी दूसरे के लिए नहीं अपने लिए जीना होगा। तुम अभी पूरी 20 की भी नहीं हुई। बहुत सारा भविष्य है तुम्हारे सामने। धीरज रखो बेटी, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए ही, किसी दूसरे के लिए नहीं। वहां मौजूद अड़ोस पड़ोस वाली सभी औरतों ने मेरी तरफ कुछ अजीब ढंग से देखा। इतने गहरे दुख में भी मेरी बेटी ने सिर उठाकर मेरी आंखों में देखा। उसके बाद सारे काम औपचारिक ढंग से पूरे हो गए। सारे कर्मकांड के समाप्त होने के बाद भी मैं वहीं रुक गई। विजय को अपने घर ले जाना मेरा उद्देश्य था, लेकिन अड़ोस पड़ोस की औरतों के सहानुभूति भरे वचनों से विजय की रक्षा करना भी मेरे रुकने का कारण था। वैसे भी मेरा वहां रहना उसके लिए सहारा ही था।
10 दिन का कर्मकांड समाप्त होने वाला ही था कि एक दिन दामाद जी के सहकर्मचारी आए थे सांत्वना देने के लिए। वे इधर उधर की बातें करके कहने लगे, विजया जी की पढ़ाई अगर डिग्री तक होती तो बहुत अच्छा होता। शेखर दामाद जी की नौकरी उन्हीं को मिल जाती। किसी दूसरे ने कहा, कोई बात नहीं, अब भी उन्हें क्लर्क की नौकरी मिल सकती है। अब वो नौकरी क्या करेगी, जाने दीजिए, विजया की सासू माँ ने कहा। उसे नौकरी करने की नौबत नहीं आई, उसकी देखभाल करने के लिए हम हैं न। मेरे पति ने कहा। इस घटना के बाद 2-3 दिन तक मैं उसी विषय के बारे में सोचती रह गई, लेकिन किसी के सामने प्रकट नहीं किया। एक दिन विजजी से कहा, बेटी, मुझे लगता है कि अब तुम नौकरी करोगी तो अच्छा होगा। मैं और नौकरी, मेरी नसीब में अब सिर्फ उसी की एकमात्र कमी रह गई। मैं नहीं कर सकती माँ, विजजी ने निराशा में कहा। इतनी अधीर मत होना बेटे, मेरे नज़रिए से अब तक तुमने जो जीवन बिताया वह सिर्फ तुम्हारा बचपन है। अब तुम्हारी जवानी और बूढ़ापा बहुत आगे की बातें हैं। कितने दिन तक ऐसी पड़ी रोती रहोगी। तुम्हारा जीवन जहाँ खो गया उसी जगह फिर से उसके लिए ढूंढो। नया जीवन आरंभ करो। मैं कहती हूँ, मायके पर या ससुराल पर निर्भर होकर जीना बहुत मुश्किल होगा। अच्छी तरह सोच लेना। इस तरह की बातें करके मैंने उसे बहुत विस्तार से समझाया। अब वो मेरी बातें सुनकर आंसू पोंछकर सोचने लगी। मुझे तब लगा कि वो जरूर सही निर्णय लेगी। 10वां दिन कर्मकांड की समाप्ति का दिन था। उसी दिन सभी ने निश्चय किया कि विजजी को विधवा बनाई जाए। कुछ औरतें उस कार्यक्रम का प्रबंध भी करने लगीं। कुछ महिलाएं सफ़ेद साड़ी और चांदी की चूड़ियों में जैसे ही विजया दिखे, फूट फूट कर रोने का इंतजार करने लगीं। पर मैंने उस कांड को चलने नहीं दिया। वो मंगलसूत्र उतार देगी जरूर, लेकिन बिंदी और चूड़ियां नहीं उतारेगी, मैंने दृढ़ता से कहा। सभी रिश्तेदारों ने आचार संप्रदायों का क्या होगा कहकर बड़ा हल्ला मचाया। तुम एक अजीब औरत हो, मेरे पति ने कहा। उन सबको मेरा एकमात्र उत्तर था, आप अपने आचार संप्रदाय अपने ही पास रखिए। कुछ लोग चीख चिल्ला रहे थे, कुछ लोग मेरी तरफ अजीब ढंग से देख रहे थे। विजजी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, सो ये रोती हुई एक कोने में बैठ गई। मुझे लगा कि वहां अब नहीं रहा जाएगा, इसलिए विजजी और बच्चों को साथ लेकर वहां से अपने घर चल दी। किसी ने हमें रोकने का प्रयास नहीं किया। विजजी भी मुझसे बिना कुछ सवाल किए बुढ़ी बनकर मेरे साथ आ गई और ऑटो में बैठ गई। हमारे घर आने के 1 घंटे के अंदर मेरे पति, सासू माँ और मेरे बच्चे आ गए। आते ही उन्होंने मुझे अड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि मैंने सभी रिश्तेदारों के सामने उनकी नाक कटवा दी। दामाद जी की आत्मा को अब शांति नहीं रहेगी। मैं बिना कुछ जवाब दिए ऐसे ही बैठी रही। शायद मेरी निस्तब्धता ने उन्हें और चिढ़ा दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, मेरी अनुमति के बिना मेरी बेटी को वहाँ से उठा लाने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? आप कहिए तो मैं इसी क्षण अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊं। मैंने शांतिपूर्वक कह दिया। मेरी बातें सुनकर उनकी गिघगी बंद हो गई। उन्होंने सोचा होगा कि मैंने जो कहा वह जरूर कर दूंगी, इसलिए मौन रह गए। ऐसे कई दिन बीत गए। मैं हमेशा विजजी के साथ ही रहा करती। खाना बनाते समय उसे चौकी में बिठाती और उससे इधर उधर की बातें करते हुए काम करती। उसे अब चिंता से कुछ मुक्ति मिली। एक दिन उसे साथ लेकर दामाद जी के ऑफिस भी जाकर आई। ऑफिसर जी से सारी बातें हुईं। उन्होंने विजजी से कुछ सवाल किए और उसके हस्ताक्षर लिए। कुछ ही दिनों में खबर भी आ गई कि आकर नौकरी में ज्वाइन करें। उस दिन हमारे घर में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। उसका पति मर चुका है। उसे घर में पड़ी रहने के बजाय नौकरी के नाम पर शहर में घुमा फिराना चाहती हो क्या? मेरे पति ने गुस्से में कहा। हाँ, मैंने बहुत ही मामूली ढंग से कहा। अरे, उसे नौकरी करने की क्या पड़ी है? उसकी देखभाल करने वाला मैं जो हूं न। उन्होंने कहा। उसका पति जिसने वादा किया कि जिंदगी भर साथ रहूंगा वही उसे मंझधार में छोड़कर चल बसा है। फिर आपका क्या भरोसा? मैंने बड़ी शांति से कह दिया। वे भौचक्के से रह गए। मुंह खोलकर कुछ बोलने ही वाले थे, फिर वहां से चल दिए। विजया ने नौकरी में ज्वाइन किया।
उस दिन मैंने कितना हंगामा किया था। उसकी साड़ी ठीक से इस्त्री करके रखी, साड़ी पहनते समय उसकी मदद की, कंघी करके उसके बाल बनाए, उसका मनपसंद नाश्ता खिलाया, बच्चों को तैयार करके मैं भी तैयार हो गई। जब मैं ये सब कर रही थी तब विजरी कहने लगी, माँ, मुझे बड़ी चिंता लगती है, न जाने क्यों। मैं उसका दाढ़स बंधाती उसे बाहर ले चली। ऑटो में हम सब कार्यालय गए। वहां विजरी को कार्यालय में भेजकर मैं बिटिया को गोद में बिठाकर कार्यालय के सामने पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ गई। छोटू वहीं पर खेलने लगा। विजरी 1 घंटे के बाद बिटिया को दूध पिलाने कार्यालय से बाहर आई। तब मैंने उसके चेहरे पर चिंता की जगह धैर्य को देखा। दोपहर में घर से लाया भोजन बच्चों को खिलाकर हमने भी खाया। भोजन के वक्त विजरी के सहकर्मचारी 2-3 आकर हमारे साथ बैठ गए। हमने आपस में बातचीत करते हुए भोजन किया। उस शाम को जब हम सब ऑटो में घर लौट रही थीं, तब मुझे लगा किसी पिकनिक से लौट रहे हैं। ऐसे ही 2-3 दिन तक मैं भी विजरी के साथ कार्यालय जाकर आई। लेकिन अब तो वह खुद बस में जाने लगी है। बिटिया को बोतल दूध पिलाने की आदत डाल दी गई। अब मैं नहीं जानती कि स्तब्धता क्या चीज़ होती है। अब हर पल मैं कुछ न कुछ काम करती, बहुत व्यस्त रहती हूँ। अब मुझे काम से ऊब नहीं और काम में यांत्रिकता बिल्कुल नहीं है। कोई भी काम में अब मन से करती हूँ। हमेशा बच्चों को खिलाती, बहुत खुश रहती हूँ। भोजन के बाद विजरी की साड़ियाँ इस्त्री करती, बच्चों को खिलाती, साड़ियों की एम्ब्रॉयडरी करती, बिटिया के कपड़े सीती या बच्चों के लिए स्वेटर बनाती शाम तक समय बिता रही हूँ। शाम के ढलते ही बच्चों को नहा कपड़े पहनाकर उन्हें तैयार करती हूँ। उन्हें देखकर यह बिल्कुल नहीं लगता कि वे मेरे पोता पोती है। उन्हें देखकर मुझे लगता है कि वे मेरी अपनी ही संतान हैं। कई बार उन्हें देखकर मेरे अपने बच्चे याद आते हैं। बिटिया तो मेरी विजरी को ही बराबर याद दिलाती है। कार्यालय से आते ही विजरी बच्चों को उठाकर प्यार करती, फिर स्नान करके आती, कॉफी पीते हुए अपने कार्यालय तथा इधर उधर की बातें करती, अखबारों में छपा समाचार बताती। मुझे विजरी को ऐसी बातें करते हुए देखना और उसकी बातें सुनना कितना अच्छा लगता है। मैं तो ऐसे ही दिन के सपने देखा करती थी। 2 दिन पहले विजरी अपने कार्यालय से कुछ आवेदन पत्र लेके आई। मुझे वे सब दिखाते हुए कहने लगी, माँ, अब मैं ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए डिग्री की पढ़ाई करना चाहती हूँ। डिग्री के बाद मुझे प्रमोशन भी मिलेगी। वो और बहुत कुछ बोलती जा रही थी। तब विजरी की आंखों में कितना आत्मविश्वास, अपने भविष्य को लेकर कितनी आशाएं। तब मेरी खुशी का क्या वर्णन करूं। ये बात जानकर मेरे पति ने कहा, नौकरी से जी नहीं भरा क्या? अब कॉलेज की पढ़ाई भी करने जाएगी क्या जी? पढ़ाई करने में गलती क्या है? फिर भी मेरा ये सपना था कि विजरी इस तरह पढ़ाई करे और आगे बढ़े। अब मेरा वह सपना पूरा हो गया और मेरी कामना भी पूरी हो गई। मैंने कुछ उद्वेग में आकर कहा। उन्होंने मेरी तरफ कुछ अजीब ढंग से देखकर कहा, ये ठीक है कि तुम अपने सपने की सफलता को लेकर खुश हो, लेकिन उसकी जिंदगी में जो घटी है, उस भयानक घटना के बारे में तुम नहीं सोच रही हो। तुम ये भूल रही हो कि विजरी ने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज खो दी है। तुम इस बात को लेकर खुशियां मना रही हो कि वो नौकरी में लगी है, लेकिन तुम भूल गई कि वो नौकरी विजरी को इसलिए मिली कि उसके पति की मौत हो गई। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम दामाद जी की मौत से खुश हो। उनका सवाल बड़ा ही सीधा था। मैं अवाक रह गई। कुछ क्षणों के बाद संभली और कहने लगी, मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा। उनकी मौत को लेकर मैंने भी बहुत दुख झेला, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि विजरी ने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज खो दी है। विजरी ने सिर्फ अपने पति को खोया, लेकिन उसने उससे भी कीमती अपना जीवन फिर अपने हाथों ले लिया है। मैं दामाद जी की मौत से खुश नहीं हूँ, लेकिन उसी समय मैं इस बात के लिए खुश भी हूँ कि मेरी बेटी अब अपनी जिंदगी एक इंसान की तरह बिता रही है। मेरी बातों में आवेश नहीं था। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उसे पति की जरूरत नहीं, पढ़ाई नौकरी ये रहे तो बस है, यही न? उसे ही नहीं, हर एक स्त्री के लिए पति और परिवार की जरूरत होती है।
लेकिन मेरा कहना यह है कि उसके लिए भी अपना एक जीवन जरूर होना चाहिए। तुम एक अजीब औरत हो। तुम्हारी बातें मेरी समझ में कभी नहीं आती। कहते हुए वे तुनक कर चले गए। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या आपको भी मैं अजीब औरत ही लगती हूँ?